हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मूल कर्तव्य से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पॉलिटी के थ्योरी क्लास को देख सकते हैं। तो आइए, यह वही मूल कर्तव्य जो जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है उस समय जब वह अपने अनुसार बहुत कुछ बदलाव करना चाहती है तब क्या किया जाता है, मूल कर्तव्य को शामिल किया जाता है। तो आइए एक एक करके बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका हल देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह कौन सा देश है? यह सोवियत संघ रूस के द्वारा लिया गया। आपको बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य है वह हाल के बहुत सारे देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ये सभी देशों में मौलिक कर्तव्य की बात नहीं है। ऑप्शन ए में आयरलैंड है, तो आयरलैंड से क्या लिया गया? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से जितने भी संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता की बात ब्रिटेन से की गई। ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया? ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची की बात की गई। वही सूचियाँ जिसका हम लोग अनुसूची 7 में पढ़ने को था कि जिसमें 3 अनुसूचियाँ लिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो वही संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और साथ में संयुक्त अधिवेशन, वही संयुक्त अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति के कहने पर बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो 108 संयुक्त अधिवेशन किया था, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका सही जवाब सोवियत संघ रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 में करा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो वह कौन सा था? वह था स्वर्णसिंह समिति। तो अब हम लोग समझेंगे कि यह स्वर्णसिंह समिति क्या था। यह स्वर्णसिंह समिति का गठन 1976 ईस्वी में किया जाता है। सरदार स्वर्णसिंह समिति का गठन जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा हुआ था, तो उसी दौरान मूल कर्तव्य एवं उनकी आवश्यकता संबंधी संतुति देने के लिए इसका गठन किया जाता है। किसका? स्वर्णसिंह समिति का गठन किया जाता है। और इस समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या किया जाता है? मूल कर्तव्य को एक अलग भाग होने की बात किया जाता है जो अपना ये अनुशंसा देता है, यानी क्षेत्र में गठन किया जाता है और 1 से 2 साल बाद वह अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है जिसमें वह बात करता है क्या? एक अलग देश की, एक अलग देश नहीं, एक अलग मौलिक कर्तव्य की, जिसमें वो बात किया जाता है कि क्या होना चाहिए? एक अलग मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तो देखिए, हालांकि ये जो स्वर्णसिंह समिति थे, इनको लाने के पीछे क्या उद्देश्य था उस चीज़ों को थोड़ा समझेंगे कि आखिर स्वर्णसिंह समिति को क्यों उसका अध्यक्ष बनाया गया। क्या होता है, आप देखिए केशवानंद भारती केस, जब केशवानंद भारती केस होता है उसमें सरकार के विरुद्ध जो न्यायालय का फैसला आता है उसमें न्यायालय के द्वारा यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार क्या कर सकती है, अपने अनुसार तो संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो उसका मूल ढांचा है उसको बदल नहीं सकती है। तो केशवानंद भारती के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस फैसले से इंदिरा गांधी की सरकार नाराज होती है। इसी मामले में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचों की व्याख्या की थी जिसमें वो मना किया था, क्या कहा था कि संसद जो है संविधान में संशोधन करते हुए मौलिक ढांचों में बदलाव नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत कांग्रेस को पसंद नहीं आया क्योंकि उस समय लोकसभा में जो कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार 2/3 बहुमत से रहती है और सरकार के 42वें संविधान संशोधन के जरिए वह क्या करना चाहती है, वह कुछ ऐसा बदलाव करना चाहती है जिसको क्या हो सके, जो न्यायपालिका को है उसको क्या कर सके, ये संविधान संशोधन से उसको न्यायिक समीक्षा से दूर कर सके। तो इसी के लिए अदालती समीक्षा को दायरे से बाहर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया जाता है। उसी में सरदार स्वर्णसिंह की अनुशंसा पर, जिसके अध्यक्ष स्वर्णसिंह रहते हैं और 12 सदस्य इसमें होते हैं, उन्हीं के अनुसार मौलिक कर्तव्य को शामिल किया जाता है जिसको कहाँ जोड़ा जाता है? 51 के क, अनुच्छेद 51 के क में और भाग 4 के क में जोड़ा जाता है। तो पहली बार इसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया जाता है। और एक ऑप्शन है कोठारी समिति। अब देखिए कोठारी समिति क्या था, इसे हम लोग समझेंगे थोड़ा। कोठारी समिति मुख्यतः जो स्कूली शिक्षा प्रणाली को जो नया आकार एवं नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी समिति लाया गया था। यह कोठारी समिति 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, यह स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया जाता है। तो कह रहा इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे, यानी कहने का मतलब वह कोठारी
मतलब यही थे, दौलत सिंह कोठारी थे, पूरा इनका नाम था। उस समय वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की थी, जो भारतीय शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन माना जाता है। यही 64 में गठन किया जाता है और यह अपना रिपोर्ट 1966 में देते हैं। जब ये रिपोर्ट अपना देते हैं तो उसमें मुख्यतः ये 2-3 बातों पर फोकस करते हैं, थोड़ा वो भी देख लेंगे। क्या कहते हैं कि जो बालक बालिकाओं का जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाए। फिर इन्होंने बात करते हैं जो प्राइमरी कक्षाओं में जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दिया जाए। फिर ये बोलते हैं कि 1 से 3 वर्ष के पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए, यह बताते हैं। फिर 6 वर्ष पूरे होने पर उसको पहली कक्षा में जाए, यह वह क्या करते हैं, सिफारिश देते हैं। साथ में वह यह भी कहते हैं कि उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो, वह उसमें बताते हैं। तो इस तरह से इनके द्वारा क्या क्या था, कोठारी समिति के द्वारा क्या क्या था, शिक्षा में एक नया बदलाव किया जाता है। और इसी के बाद कोठारी समिति की अनुशंसा के बाद 1968 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी घोषित की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, जो पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। तो कभी कभी प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो घोषणा किया गया था वह किस आयोग की अनुशंसा पर, तो कोठारी समिति इन्हीं की अनुशंसा पर। उसी तरह उसमें पूर्ण रूप से कोठारी आयोग को प्रतिवेदन पर आधारित। बलवंत राय मेहता समिति, यह बलवंत राय मेहता समिति या वही बलवंत राय मेहता समिति है जो पंचायती राज के लिए जाना जाता है, जिन्होंने पंचायती राज को क्या दिया, ढांचा दिया, जो त्रिस्तरीय प्रणाली, जिसमें त्रिस्तरीय में क्या क्या हम लोगों ने देखा ना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात करता है। तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता के द्वारा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का 1955 ईस्वी में इसको गठन किया जाता है और यह अपना रिपोर्ट 3 साल बाद 1956 में इसका गठन किया था, 58 में सौंपता, जो त्रिस्तरीय प्रणाली को बढ़ावा देता है। आज भी भारत में इसी त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति का जो इसका जो त्रिस्तरीय प्रणाली वही आज लिया गया, पालन भी किया जाता है। अशोक मेहता समिति, ठीक इसमें कुछ सुधार के लिए जब जनता पार्टी की सरकार आती है 1977 ईस्वी में, क्योंकि 1977 ईस्वी में इंदिरा गांधी रहती है, आपातकाल लगता है, उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार जाती है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आती है जनता पार्टी, तो वही अशोक मेहता समिति जनता पार्टी की सरकार में लाता, जिसने क्या किया, त्रिस्तरीय प्रणाली को हटाकर इसने 2 स्तरीय प्रणाली की बात की थी। यह कब आता है अशोक मेहता समिति, 1977 में आता है और 1978 में अपना रिपोर्ट्स होता है। 2 स्तर की बात करता है, एक बात करता है कि जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद, और दूसरा यह बात करता है कि कई गाँवों को मिलाकर क्या होना चाहिए, एक मंडल पंचायत की बात करता है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। तो संविधान के मूल कर्तव्यों को कब अंतः स्थापित किया गया, वह 1976 ईस्वी में, क्योंकि आपको मालूम होगा इंदिरा गांधी की सरकार रहती है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन क्यों किया जाता है, आशा करते हैं यह भी समझ में आया होगा। यह 42वां संशोधन जो करने का मुख्य उद्देश्य वही रहता है, जो क्या होता है, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वह जो सरकार होती है थोड़ा नाराज होती है। तो क्यों नाराज होती है, क्योंकि इसमें संसद क्या कहता है, ये न्यायालय कहता है कि संसद संविधान में संशोधन करते हुए उसके मूल ढांचे को बदलाव नहीं कर सकती है, और उसी को चैलेंज देते हुए उसी को संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अदालती समीक्षा से दूर बाहर रखने के लिए इसका 42वां संविधान संशोधन किया जाता है। उसी में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा जाता है स्वर्णसिंह समिति के अनुशंसा पर। स्वर्णसिंह समिति का गठन कब किया गया था, स्वर्णसिंह समिति का गठन किया जाता है और 1976 ईस्वी में, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। तो अब बताइए मौलिक कर्तव्यों को कब निर्धारण किया जाता है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, जिसमें प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य को रखा जाता है। और देखिए मौलिक कर्तव्य को रखने के पीछे जो मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि जो कुछ कर्तव्य हैं जिसमें उसमें उन्होंने कहा कि नैतिक होना चाहिए, कुछ नागरिक का होना चाहिए, जिस प्रकार से मतलब मौलिक कर्तव्य के रखने के, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, नागरिक कर्तव्य, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान के लिए नैतिक कर्तव्य। तो इस चीज़ों को उन्होंने एक मौलिक कर्तव्य में शामिल किया कि कुछ क्या होना चाहिए, नागरिकों को अपना मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। हाँ, हालांकि इसके विरुद्ध कोई न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता या कानूनी रूप से नहीं है, लेकिन इसमें प्रावधान किया गया है कि मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड संसद अगर उसको कोई भंग करता है तो संसद उसके विरुद्ध में कानून लाकर उसे क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 में, 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो 10 आचार आदर्शों को
किस नाम से जाना जाता है? वह मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, जो क्या किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। कौन कौन है मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य आगे इसमें पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ आपको हिंट कर देते हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानोपार्जन, सुधार का भावना, विकास, ये सभी क्या हैं? मौलिक कर्तव्य में रखे गए हैं। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 में करा 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 42वें संविधान संशोधन में वह 10 ही किए गए थे। अगर वर्तमान में पूछेगा तो उसका जवाब 11वां होगा। 11वां किसको लाया गया? वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के आयु के अभिभावक एवं माता पिता का कर्तव्य है कि वह उसको स्कूली शिक्षा दिलाएं। देखिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि एक देखिए क्या किया गया 6 से 14 वर्ष वाला में मौलिक कर्तव्य में भी आता है, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व में भी आता है, यहाँ भी आ रहा है। उसको हम आगे दूर करेंगे, कैसे आपका गलती नहीं हो। नेक्स्ट देखिए 7 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? वह 1976 ईस्वी में किए गए थे। 1976 में क्या होता? इंदिरा गांधी की सरकार होती है, और इंदिरा गांधी सरकार क्या करना चाहती है? वह बहुत कुछ बदलाव करना चाहती है। उस समय जो केशवानंद भारती का मामला आता है, फिर उससे पहले एक और होता है मामला जिसमें उसको लेकर क्या करना चाहती है इंदिरा गांधी। जैसे उसके पहले कौन था? ये गोलकनाथ वाला भी मामला था, जिसमें आया था सामने पूरे देश के। तो ये सभी को लेकर वो क्या करती है इंदिरा गांधी? कुछ बदलाव करना चाहती है, तथा वह अदालती समीक्षा के दायरे से संविधान संशोधन को थोड़ा बाहर करने का उद्देश्य से यह बदलाव 42वां संविधान संशोधन वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा जाता है वह भाग 4 के क में। आपको बता दें, मूल कर्तव्य जो लाया गया था जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो उनके द्वारा भी इसे नहीं हटाया जाता है, क्योंकि जो भी इसमें सब्जेक्ट लिया गया था वो उचित ही था, कोई ऐसा नहीं था। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन देखिए 9 में करा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची को किस भाग के रूप में जोड़ा गया था? तो वह भाग 4 के ए में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन भाग 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद पूछेगा तो वह 51 के क में जोड़ा गया था। तो ध्यान में रखेंगे मौलिक कर्तव्यों को किस सूची में? वह 4 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? वह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा जाता है। और क्यों जोड़ा जाता है, कारण क्या होता है इसको लाने का? तो वह हम लोगों ने देखा कि मूल रूप से क्या होता है कि जो अदालती समीक्षा होता है उसी के दायरे से बाहर करने के लिए यह मुख्य रूप से 42वां संविधान संशोधन को किया जाता है। और आपको यह पता होगा ना, 42वां संविधान संशोधन में यह भी कहा जाता है कि जो मौलिक जो संविधान संशोधन किया जाएगा मौलिक कर्तव्यों पर, वह क्या होगा? मान्य होगा, जिसको उस बाद में जब मिनर्वा मिल्स जब मामला 1980 ईस्वी में आता है तब उसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है। तो यह चर्चा, इसका क्लास हम लोगों ने पीछे भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो कौन सा किस में किया गया? वह किया गया 51 के ए में कहा गया है। तो ध्यान में रखेंगे 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की। मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में कितना था? 10 था, अभी कितना? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो वह 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब स्टार्टिंग में जब शामिल किया गया था तो कितने थे? 10 थे। 11वां कौन है? वह 86वां संविधान संशोधन जब 2002 के तहत क्या किया था? एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के अभिभावकों तथा माता पिता को उनकी शिक्षा के लिए अनिवार्य कहा जाता है कि वह उनकी शिक्षा दिलवाएं, वह उसका कर्तव्य है। और एक क्या था? 6 से 14। देखिए 6 से 14 जब आता है तो 3 क्वेश्चन उससे बनता है। एक होता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, वह क्या किया गया? वह मौलिक कर्तव्य 21 के ए के तहत उसको रखा गया। और एक नीति निर्देशक तत्व जो क्या है 45 के तहत उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा? उसको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से, तो ध्यान में रखें, कन्फ्यूज नहीं होंगे। यही उसको अनिवार्य और निःशुल्क क्या कर दिया गया? उठा के नीति निदेशक तत्व वालों को उसको मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार में रख दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, वह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब क्या होता है, मतलब उसका प्रयोजन का मतलब कहिए मतलब या उसका उपयोग क्या है। तो कहेगा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का क्या अभिप्राय है, तो क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए में करा मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। क्या मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक है, ऐसा नहीं है। आपको मालूम होगा ना कि मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक के लिए वह हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट को रिट निकालने का अधिकार है, रिट जारी करने का। 5 रिट था जिसमें हम लोगों को देखा ना, बंदी प्रतिरचीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रेषण, ये सभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद बी में करा मौलिक कर्तव्यों को और अधिक सबल बनाना। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, हाँ ये जरूर कहिए कि अनुरूप है, लेकिन पूर्ण रूप से सबल बनाना यह पर्याप्त नहीं है। इसको सबल बनाने के लिए, इसको कायम रखने के लिए, इसको दृढ़ रखने के लिए तो रिट संविधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा वह जारी करने का अधिकार तो है ही है। तो अधिक सबल बनाने को हम कह सकते हैं इसमें न्यायालय का मुख्य योगदान है। तो ऑप्शन बी से आगे बढ़िए, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। हाँ यह पर्याप्त आंसर लग रहा है, क्योंकि असंवैधानिक गतिविधि को नियंत्रण करना यही मुख्य इसका उद्देश्य था। जो मुख्य रूप से इसकी जो विशेषताएं था, जिसमें इसमें रखा गया था राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, इसका यही मतलब इस चीज़ को उद्देश्य के लिए मौलिक कर्तव्य जिसमें वह रखा गया था कि क्या कर सके, भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म, जीवन, पत्ति से संबंधित ये सभी जो थे, जो कर्तव्य जो थे, वह केवल नागरिकों के लिए लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त हो जाएगा। डी क्यों नहीं होगा, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण करना। ऐसा नहीं था कि कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण के लिए इसका लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। तो संविधान में जो उल्लिखित मौलिक कर्तव्य है वह किसके लिए है, वह सभी नागरिकों के लिए। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए में व्यक्ति है, व्यक्ति भी तो सभी नागरिक होगा ना। तो अब व्यक्ति तो आप बताइए, व्यक्ति में तो सिर्फ भारत के लोग व्यक्ति कहलाएंगे, भारत के बाहर के भी लोग तो कहलाएंगे ना। तो इसलिए इसका पर्याप्त आंसर सभी नागरिकों के लिए होगा। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। तो ऑप्शन बी है, विदेश वालों के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां में, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या होना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को, तो ऑप्शन ए में है दंड देने की व्यवस्था। इसकी चर्चा हम लोग किए थे ना कि मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने पर क्या है, इसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना हुआ। हाँ वह संसद को यह है कि वह अधिनियम बनाकर कोई कानून को ला सकता है। तो दंड देने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। चलिए यह भी कह सकते हैं अवहेलना करने वालों को क्या है, नहीं है, ये भी चलेगा। दंड देने की व्यवस्था, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था, ये भी ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था, यह कहा गया है संविधान को अधिकार है कि वह अधिनियम बनाकर क्या कर सकता है, वह दंड का प्रावधान कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका पर्याप्त है। अब आपके माइंड में उठ रहा हुआ कि ऑप्शन नंबर बी भी तो पर्याप्त है ना, लेकिन इस बी और डी में देखिएगा तो बी से ज़्यादा अत्यधिक इसका जो प्रायिकता है वह डी को जाता है। हाँ जरूर मौलिक कर्तव्य के लिए कोई दंड देने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यह तो संसद को अधिकार प्राप्त है ना कि उसको क्या कर सके, अधिनियम बनाकर ला सके उसके विरुद्ध कानून। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भित है। तो आपके माइंड में जैसे ये प्रश्न आ रहा होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, तो आपको ऐसा नहीं देखना, तुरंत मार दीजिए 48 का ए, क्योंकि 48 का ए में भी यही बात किया गया है। क्या बात कहा गया है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन की बात 48 के ए में कहा गया। 48 में क्या था, 48 में था कृषि, पशुपालन तथा दुधारू पशु के संरक्षण की बात है। उसी का 48 में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात किया गया। तो इसमें एक चीज़ आगे लगा दिया, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यह कर्तव्य कह दिया। अगर कर्तव्य नहीं कहता तब आप 48 के ए मारते तो उसका आंसर पर्याप्त होता, लेकिन कर्तव्य की बात कर रहा तो वह अनुच्छेद 51 के ए में होगा। तो अनुच्छेद 51 के 1 में यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक 9 में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। यह आपको बता रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व के जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसका हम लोग बता रहे हैं। और साथ में यह भी कहा गया, जो 7वां है मौलिक कर्तव्य का, उसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित हैं,
का रक्षा करना, उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये कहा गया है। तो इसका एक हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्य 11 हैं, हम आपको संक्षेप में कुछ कुछ हाईलाइटेड कर देते हैं। पहला जो मौलिक कर्तव्य है, कहा गया है कि संविधान का पालन करना, जिसमें आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद कहा गया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। उसके बाद क्या है एक और? उसके बाद अगला तीसरा में आप कह सकते हैं संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये तीसरा है। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें, यह चौथा में एक मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। तो इसी तरह से और भी है। तो देखिए पहला क्या करा है? राज्य का आज्ञा पालन करना, तो राज्य का आज्ञा पालन करना यह मौलिक कर्तव्य में है। कानून का आज्ञा पालन करना, यह भी है। उसके बाद है समाज का आज्ञा पालन करना, यह भी है। करों की अदायगी, यह नहीं है। देखिए करों की अदायगी पर बात स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में कहा गया था, उसमें इस चीज़ को शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया था। तो शायद अगर उस प्रस्ताव को स्वर्ण सिंह समिति के संतुति को यह मान लिया जाता तो करों की अदायगी भी आज मौलिक कर्तव्य में होता, लेकिन नहीं माना गया था, इसको छोड़ दिया गया था। तो करों की अदायगी ही मौलिक कर्तव्य में नहीं है, बाकी समाज का आज्ञा करना, कानून का पालन करना, उसके बाद कानून में आ गया सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 में करा निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, यह मौलिक कर्तव्य है कि नहीं? संविधान का पालन करना यह मौलिक कर्तव्य है कि आप क्या कर सके। अभी हम लोग चर्चा किए थे ना, संविधान का पालन करें, जिसमें कहा गया था उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। फिर देश की एकता, अखंडता की रक्षा करें, यह भी कहा गया था कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। सी में धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, इसको रहने दीजिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता कि वह मतलब जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी धर्मों को अपनाने वाले को धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं को पूरी तरह आज़ादी देना, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यानी जो धर्म का पालन नहीं कर रहा उसका भी क्या है? जो धर्म से दूरी बनाए हुए उसका भी एक अलग अस्तित्व है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको चलिए, ये तो हम अर्थ समझ लिए। आगे है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करना, यह कहा गया। तो यह तीनों जो है कहा गया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यह ऐसा नहीं कहा गया कि आप धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म से निरपेक्ष होना, धर्म से दूरी बनाए रखना था। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया मौलिक कर्तव्य में कि धर्मनिरपेक्षता का पालन करिए, धर्म से दूर रहिए, कोई भी धर्म को नहीं मानिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 में करा निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा भारत में मौलिक कर्तव्य है? पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। अब बताइए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण मौलिक कर्तव्य नहीं, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जो अनुच्छेद 50 में इसका बात किया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। बी में पढ़ते हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षण करना व प्रदान करना। चलिए ये कुछ हद तक पर्याप्त लग रहा, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 45 के तहत बात किया गया है। और मौलिक अधिकार में 21 के ए में क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, यह भी मौलिक अधिकार के 17 में अस्पृश्यताओं का अंत को लेकर कहा गया है, जिसमें आपको पता होगा 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया था, जिसके विरुद्ध कानून को लाया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता हो, छुआछूत करता हो, उससे उसकी अवहेलना करता हो, तो उसके लिए कानून पारित किया। तो ऑप्शन नंबर 20 का पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, यह है कर्तव्य। राष्ट्रीय उद्यमों की संरचना करना, अब राष्ट्रीय उद्यमों की संरचना करना, चलिए इसको आप रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, देखिए कहा गया 8वां में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानोपार्जन, सुधार की भावना को विकास करना, यह कहा गया है। भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना, यह भी कहा गया है कि क्या हो, जो समृद्धि है यानी जो हमारी संस्कृति को, गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उसकी परिरक्षण भी करें, यह कहा गया है। समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, तो क्या करा? राष्ट्रीय उद्यमों
का संरक्षण करना। तो राष्ट्रीय उद्यमों के संरक्षण की बात कहीं नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखिए, 21 में कह रहा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित क्या नहीं है? तो पहले मूल कर्तव्य में है कौन, एक बार फिर से चीज़ों को रिकॉल करते हैं। पहला, संविधान का पालन करना, जिसमें आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर का बात कहा गया। दूसरा में कहा गया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। अगला कहा गया तीसरा में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथा में कहा गया देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे, यह कर्तव्य में कहा गया। उसके बाद कहा गया मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उसे परिरक्षण करे। अगला कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, वन्य जीव सम्मिलित हैं का रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। फिर कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानोपार्जन, सुधार की भावना का विकास करना, ये सभी कहा गया है। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यह कहा गया है। 9 में सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। हिंसा का परित्याग करना, यह भी कहा गया है, हिंसा से दूर रहें। धर्मनिरपेक्ष, क्या धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देने की बात कहा गया है कि आप धर्म को नहीं मानिए, धर्म से दूर रहिए। धर्म का निरपेक्ष, धर्म से क्या करना, धर्म को मानना या नहीं मानना उसके ऊपर, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको बढ़ावा देने की बात कहा गया है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, यह कहा गया है। किसमें कहा गया? पहले ही हम लोगों ने देखा कि संविधान का पालन करें तथा उसके आधार से राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का पालन करें। अगला में था कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता का रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, यह मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है 22 में देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? अब बताइए, भारत के संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, यह बिल्कुल सही बात है। पहला था ना कि संविधान का पालन करें, जिसमें था उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, इसमें भी बात किया गया था। 8वां में, जो 8वां था मौलिक कर्तव्य, जिसमें कहा गया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। फिर क्या था? राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, यह भी कहा गया था कि जो राष्ट्रीय और संस्कृति विरासत का संरक्षण करना तथा परिरक्षण करना। यह कहाँ था? यह था 6 में कहा गया था, जिसमें मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। उपरिक्त सभी, तो उपरिक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23 में कहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो वह 51 के क में कहा गया और भाग 4 के क में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखिए, 24 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? अब बताइए कौन से नागरिकों कर्तव्य में शामिल नहीं? ध्यान से नीचे से पढ़िए। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ऐसे तो कहीं बात नहीं की गई है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा का परित्याग करना, यह कहा गया है मौलिक कर्तव्य में। कौन सा मौलिक कर्तव्य? यह 9वां में आएंगे। तो राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, यह भी कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव जो सम्मिलित हैं का रक्षा करना, उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। उसके बाद देश की सुरक्षा और आवश्यकता होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, यह भी कहा गया कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, जो इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जिसका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना था, उन सभी को हम लोगों ने विस्तारपूर्वक हल देखा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक को हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।